खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। इंडियन इकोनॉमी से बेरोजगारी के क्वेश्चन किस तरह के प्रश्न आते हैं, पहले उसकी हम लोग चर्चा करेंगे और मौखिक रूप से मैं बताऊंगा कि अधिकतर कैसे प्रश्न आए हैं और आ सकते हैं। हम लोग आज के चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, पहले उसको देखेंगे कि बेरोजगारी के इस हम सब निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करने वाले हैं। पहला, बेरोजगारी की परिभाषा। दूसरा, बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार में शैक्षिक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी। उसके बाद राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा भारत में बेरोजगारी को मापने की 3 अवधारणा, समान सिद्धांत के आधार पे, साप्ताहिक सिद्धांत के आधार पे, दैनिक सिद्धांत के आधार पे। उसके बाद बेरोजगारी दर और भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है, इस विषय में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आता है, कुछ प्रश्न आ चुके हैं, आते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपको आएगा कि ये मैक्सिमम पूछा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में नौजवानों के पलायन का या वहां से बहिर्गमन का या वहां से चले जाने का प्रमुख कारण क्या है। तो 4 ऑप्शन दे दे, तो पहला ऑप्शन लगाइएगा आप, बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से, पहाड़ी क्षेत्रों से जो है युवक जो है कहाँ जा रहे हैं, रोजगार पाने के लिए शहरों की तरह जा रहे हैं। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि रोजगार गारंटी योजना कब, किस वर्ष आया, तो 1972 में आया। तो किस राज्य में आया, तो महाराष्ट्र में आया। फिर पूछता है स्वर्ण जयंती रोजगार योजना किस वर्ष आया, 1999 में आया। स्वावलंबन योजना कब आया, 2010 में आया। अब 2 फरवरी 2006 का डेट याद रखिएगा, नरेगा लागू हुआ। इसी को पूरे भारत में लागू कर दिया गया और 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा नाम दे दिया गया। मनरेगा के विषय में 4-5 प्रश्न आते हैं, आप याद रखिएगा कि मनरेगा में कितने दिन काम दिए जाते हैं, तो 100 दिन काम दिए जाते हैं। मनरेगा के कार्य के दौरान कितनी % महिलाओं को आरक्षण है, तो 33% आरक्षण है। तो भारत के किस राज्य में मनरेगा नहीं है, दिल्ली में नहीं है। किस राज्य में मनरेगा की दर सबसे कम है, तो मेघालय में है। दूसरा प्रश्न आता है कि किस समिति के सिफारिश पर या किस समिति का संबंध मनरेगा से है, तो मिहिर शाह समिति याद रखिएगा। मनरेगा में केंद्र और राज्य की भागीदारी कितना है, तो 90% 10, यानी केंद्र का 90 और राज्य का 10% है। उसके बाद प्रश्न आता है, जैसे ऐसे प्रश्न आ सकता है कि 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया, तो बैंकिंग और वित्तीय संकट पे शोध के लिए दिया गया। याद रखिएगा, पूछ देगा श्रमेव जयते का संबंध किससे है, तो पंडित दीनदयाल से संबंध है। भारत का इथोपिया किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। देखिए, वैसे बेरोजगारी मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक ऐच्छिक बेरोजगारी, दूसरा अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होता है कि रोजगार तो है करने के लिए, काम तो है करने के लिए, लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना दर मांग रहा है, बाजार के दर पे काम करने को तैयार नहीं है। कह रहा मैं ये रेट लूंगा तब काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये भी एक बेरोजगारी का कारण है। ऐसे बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है कि विकसित देशों में बेरोजगारी का कौन सा प्रकार है, तो ऐच्छिक बेरोजगारी प्रमुख कारण है। विकसित देशों में जो है ऐच्छिक बेरोजगारी के कारण जो है विकसित देशों में बेरोजगारी पड़ी है। और विकासशील देशों में क्या होता है, विकासशील देशों में अनैच्छिक बेरोजगारी क्या, वो किसी भी दर पे कार्य करने को तैयार है पर कार्य ही नहीं है। भारत में बेरोजगारी एनएसएसओ द्वारा निकाली जाती है, याद रखिएगा। जैसे आपसे हम प्रश्न करें कि आपके अंदर कौन सी बेरोजगारी है, शैक्षिक बेरोजगारी याद रखिएगा, शिक्षा को लेकर बेरोजगारी है। प्रश्न ये भी बना सकता है एग्जाम में कि सबसे अधिक शैक्षिक बेरोजगारी भारत के किस राज्य में है, तो उसी राज्य में होगा जिस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक होगा। साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ, किस राज्य में है, तो केरल में है। ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे अक्सर पूछता है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ऐसे तमाम प्रश्न आपको इस क्लास में मिलेंगे, लगे रहिएगा। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। याद रखिएगा, युद्ध जीतने के लिए युद्ध से पहले तैयारी करनी पड़ती है। युद्ध का डेट घोषित हो जाए तब तैयारी करिएगा, तो विजयी दिल्ली दूरस्ती की तरह होगा। मैं फिर आपसे रिपीट कर दे रहा हूँ, एग्जाम जब भी होना ही है, फॉर्म भर रहे हैं, परीक्षा देना ही है और आपको सिलेक्शन लेना ही है। लगातार पढ़ते रहिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनसे मुलाकात आपको परीक्षा हाल में होगी, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको हरा देंगे। इसलिए अपना विषय टाइट रखिए और जीएस जो है बिल्कुल लगे रहिए, जैसे हम ले रहे हैं क्लास में। आइए देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बेरोजगारी की परिभाषा पढ़ेंगे।
उन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है जो कार्य करने की क्षमता तथा इच्छा रखते हैं एवं प्रचलित दर पर कार्य हेतु प्रस्तुत होते हैं परंतु रोजगार नहीं मिल पाता, उन्हें बेरोजगार कहा जाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था की सामाजिक आर्थिक नीतियों से जुड़ी हुई समस्या बेरोजगारी होती है। यदि इच्छुक बेरोजगार को उसकी क्षमता के अनुसार प्रचलित ब्याज दर पर 365 दिन में 180 दिन कार्य न मिले तो इस अवस्था को बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। कहा गया कि 365 दिन में यदि 180 दिन कार्य न मिले तो उसे बेरोजगारी, ये मानक रखा गया है। और बेरोजगारी कौन निकालता है भारत में? एनएसएस, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में अर्थव्यवस्था की सामाजिक आर्थिक नीतियों के आधार पर बेरोजगारी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा। पहला ऐच्छिक बेरोजगारी, परिभाषा हमने आपको बताया, और दूसरा अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बताया कि जो है रोजगार तो है लेकिन वो जो है अपनी इच्छा से बाजार दर तैयार नहीं है, अपनी इच्छा का दर बता रहा है, मैं इस रेट पे काम करूंगा, वो ऐच्छिक बेरोजगारी, वो जानबूझ के बेरोजगार बना हुआ है, ठीक है। और अनैच्छिक में तो मैक्सिमम परीक्षा में अनैच्छिक बेरोजगारी पूछता है। अब देखिएगा ऐच्छिक की परिभाषा फिर देख लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है और मजदूरी से अधिक मांग रहा है या रोजगार उपलब्ध होने पर भी कोई रोजगार करना न चाहे तो इसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और अनैच्छिक बेरोजगारी, ऐसा व्यक्ति जो प्रचलित दर पर काम करने को तैयार है फिर भी काम नहीं मिल रहा है या रोजगार चाहने पर भी व्यक्ति के पास रोजगार न उपलब्ध हो पाए, इसे अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी निम्नलिखित प्रकार का होता है। अब देखिएगा अनैच्छिक बेरोजगारी निम्नलिखित प्रकार का होता है। मुझे एक बात याद आ गया और मैं इस क्लास के माध्यम से कहना चाहता हूँ। पिछले साल भी एक घटना हो गई थी, इस वर्ष भी पिछले महीने में एक घटना हो गई कि बेरोजगारी के चलते किसी की जान चली गई। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर नौकरी नहीं मिला तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बहुत कुछ है करने के लिए। अभी मेरी एक शिष्या थी, शादीशुदा थी, बहुत ज़्यादा इतना उसने सोचा कि हार्ट अटैक हो गया उसको। मेरी हिम्मत नहीं कर रही है कि मैं उनके हस्बैंड से या उनके घर जाऊं, मैं देख भी रहा हूं लेकिन मेरी हिम्मत नहीं कर रही है। कारण ये बस वही था कि इंतजार करते करते बेरोजगारी में, टेंशन में, और ये ऐसा हो चुका। और अक्सर मैं क्लास में उनको ऑफलाइन क्लास में समझाया करता था। वो कहती थी सर मैं हमेशा पढ़ने आऊँगी, कुछ न कुछ पढ़ते रहूँगी आपसे। मैंने क्लास भी इधर ऑफलाइन की कुछ बंद कर दिया था। और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, नौकरी न मिले घर पे रहिए, खेती करिए, कुछ भी करिए, किसी के प्राइवेट काम करिए, मुनि भी करिए, कुछ भी करिए, ज़िंदगी रहेगी। और ये ज़िंदगी आपकी नहीं है, आपसे जुड़े हुए लोगों की भी ज़िंदगी है। नौकरी मिले न मिले, ज़िंदगी मत खोइए। ऐसा कभी निगेटिव चीज़ नहीं सोचा जाता है। जब भी कभी ऐसी बात हो, घबराहट हो, आप जो है कुछ भी हो, आप व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं कोई चीज़ को लेकर। टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम होगा। कई बच्चे ऐसा अभी भी मैं देखता हूँ फ़ोन करते हैं, कई मैसेज करते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम को लेकर परेशानी हो रही है, कब तक वेट करें, मेरा शादी रुका है, मेरा रोज़गार रुका है, मैं बेवजह फंसा हूँ। तमाम बातों को प्रश्न वो करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, एग्ज़ाम हो जाएगा जल्दी, घबराइए नहीं और निगेटिव चीज़ कभी मत सोचिए। जान है तो जहान है, नहीं नौकरी से कुछ भी तो मिलेगा। आप क्या देखते हैं, मैंने देखा ऐसे ऐसे लोग को, और लोग को छोड़ दीजिए, मुझे ही देख लीजिए, नौकरी ऐसे मिलते मिलते नहीं मिली। और जब आप लोग कहते हैं ना कि सर मैं इंटरव्यू दे के लौटा हूँ, तो मेरा वो दर्द स्टार्ट हो जाता है, जो दर्द मैं झेला था, मैं तैयारी करके जो दर्द झेला था और नौकरी करीब आके नहीं मिला जब नौकरी मुझे, तो वही दर्द फिर से मेरे सीने में होने लगता है। वो हार्ट अटैक का दर्द नहीं, वो दर्द जो मैं फील करता हूँ। इसीलिए ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, मैं बच्चों को ऑफलाइन में आप मानिएगा नहीं, कॉपी लेके सामने खोल खोल के पूछता हूँ, एकदम हाई स्टूडेंट बच्चों की तरह। एग्जाम आने दीजिए, आपकी भी तैयारी ठीक से करा देंगे। याद रखेंगे कोई ऑनलाइन में सर मिले थे पढ़ाने वाले। देखेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी निम्नलिखित प्रकार का होता है। शैक्षिक बेरोजगारी, दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी। ये बेरोजगारी के प्रकार हैं। आप नाम से इसमें जो है कैच कर ले रहे होंगे। अभी इसकी परिभाषा डिटेल हम देखेंगे हम लोग आगे। शैक्षिक बेरोजगारी सिंपल ऐसे एक लाइन में बता दे रहा हूँ, जो शिक्षा की वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है। भारत में सबसे बड़ी समस्या शैक्षिक बेरोजगारी का है। उसके बाद आप देख रहे होंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में याद रखिएगा। मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के कारण, जैसे मान लीजिए खेती में आया, सीजन आया और जो बहुत से लोग उसमें लग गए और खेती चला गया, तो वो क्या होता है, जो है मौसमी बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी, कोई संरचना स्ट्रक्चर बदल जाए उसकी वजह से जो बेरोजगारी आती है। घर्षण जनित बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी। आइए सबकी परिभाषा हम देखते हैं इसमें।
शैक्षिक बेरोजगारी किसे कहेंगे? भारत में उत्पन्न वह बेरोजगारी जो नागरिकों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के बाद शिक्षा के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा है या भारत में शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलना शैक्षिक बेरोजगारी कहलाता है। आधुनिक युग में भारत की शैक्षिक बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। उसके बाद दूसरा, प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। भारत की एक ऐसी बेरोजगारी जहां आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं। अगर इन लोगों की संख्या कम कर दी जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे ही अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जैसे कृषि, ये परिभाषा बनेगी। हाँ, याद रखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी की परिभाषा मैच करेगी, दोनों में अंतर याद रखिएगा। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जहाँ आवश्यकता से अधिक लोग हो और इन लोगों की संख्या कम कर दी जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी हुआ। मौसमी बेरोजगारी देखिएगा, कृषि के क्षेत्र में लगे लोगों की जुताई, बुवाई, कटाई आदि कार्यों के समय रोजगार मिलते हैं। कृषि श्रमिक वर्ष के कुछ महीने कृषि कार्य में शामिल होते हैं तथा शेष समय वे बेरोजगार होते हैं या कृषि का कार्य जैसे ही समाप्त हो जाता है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसे ही मौसमी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? ऐसी बेरोजगारी जब बाजार में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव आता है तो उत्पादन प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। जैसे स्कूटर कंपनी बंद होकर कार कंपनी खुल जाए तो स्कूटर मिस्त्री बेकार हो जाएंगे और कार की मिस्त्री की मांग बढ़ जाएगी। अर्थात पुरानी तकनीकी वाले उद्योग बंद हो जाएंगे और पुराने तकनीक वाले उद्योग का स्थान नई मशीनें ले लेंगी। इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, ये हम लोग की बुक के विषय में बताना था। बुक जो है, ये 4 बुक जो है, जो अभी तक मॉडल पेपर आप लोग कभी रहते कि सर हमने लेट में एडमिशन लिया है, कुछ लोग कह रहे थे सर हम लिख नहीं पाते हैं, तो इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए ये 4 बुक लॉन्च किया गया है, एक, दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा। इसके साथ आपको जो है ये मॉडल पेपर जो है सॉल्व करने के लिए वो मार्कशीट मिलेगी। ये अभी आपको अमेजन पे उपलब्ध है मात्र 499 रुपये में। ये बिल्कुल अपडेटेड है, अभी तक के करंट अफेयर क्वेश्चन को अपडेट कर दिया गया है और इसे आप ले सकते हैं। वैसे इसका रेट तो 900 कुछ रुपये आएगा, ये रेट आप देखेंगे लिखा भी हुआ है, लेकिन 499 में इसमें भी डिलीवरी चार्ज फ्री है, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं देना है। जो भी डिलीवरी चार्ज हो रहा है हम पेड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत महंगी बुक नहीं है, आप चाहे तो ले सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले चाहे किसी भी राज्य के हों, चाहे मध्य प्रदेश चाहे राजस्थान, आप ये बुक काम आएगी, क्वेश्चन काम आएंगे। क्वेश्चन लगभग सब वही नियर अबाउट होते हैं। ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पांचवा, घर्षण जनित बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी क्या होता है। भारत में नई टेक्नोलॉजी के कारण यदि कोई व्यक्ति रोजगार से निकाल दिए जाने के कारण रोजगार तलाश करे या बाजार में वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षण जनित बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं। छठवां है चक्री बेरोजगारी। जब व्यापार चक्र में मंदी आ जाए तो बहुत से श्रमिक एकदम से बेकार हो जाते हैं और जब मंदी समाप्त हो जाए तो बेरोजगारी समाप्त हो जाती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में चक्री उतार चढ़ाव के कारण चक्री बेरोजगारी होती है। जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, उत्पादक घटेगा तो रोजगार घटेगा। इसी प्रकार की बेरोजगारी को चक्री बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। खुली बेरोजगारी क्या होगा? जब बिना काम के कुशल और अकुशल व्यक्तियों को रहना पड़ता है तो इसे खुली बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। खुली बेरोजगारी किसी भी देश की गंभीर समस्या होती है। नोट में देखिएगा, पहला, प्रोफेसर अमर्त्य सेन प्रथम भारतीय हैं जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में बेरोजगारी के अनुमान के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक का विकास किया जिसे सेन सूचकांक के नाम से जाना जाता है।
भगवती समिति याद रखिएगा 1972-73 में की सिफारिश पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण शुरू किया। बेरोजगारी दर, आप देखेंगे बेरोजगारी दर क्या होता है। भारत का ऐसा नागरिक जो कार्य करा रहा हो या कार्य की तलाश में हो, इससे श्रमिक वर्ग का पता चलता है। भारत में बेरोजगारी दर निकालने का सूत्र निम्नलिखित है। याद रखिएगा बेरोजगारी दर का सूत्र है कि बेरोजगार की संख्या बटा रोजगार और रोजगार की कुल संख्या गुणे 100, ये जो है बेरोजगारी दर का सूत्र होगा। ये 5 पॉइंट आप नोट किए रहिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई चीज याद कैसे होगा, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बार बार आप देखते होंगे ब्राह्मण कथा कहते हैं, कथा उनको याद हो जाता है, श्लोक याद हो जाता है, तो बार बार आप पढ़ेंगे इस चीज को। 2022 में भारत में बेरोजगारी दर पूछेगा तो ये 7.12% है। अब देखिएगा ये अब पूछेगा 22 का आंकड़ा, ये 22 का आंकड़ा पूछेगा। जब तक 23 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद 24 का कुछ महीने आ जाएंगे, पता नहीं जून जुलाई कब आएगा। जब तक 23 का नहीं आएगा तब तक आपके एग्जाम में 22 का ही आएगा। बुक में आप देखेंगे कहीं कहीं 22 का आंकड़ा दिया हुआ है। जो 1 वर्षीय 2 वर्षीय आंकड़े जो आते हैं वो पुराने 22 मत जाइएगा, वो जहां हम लोग उसको देख रहे हैं उसको। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में, याद रखिएगा। सबसे कम बेरोजगारी दर तेलंगाना में, याद रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर 6.62%, याद रखिएगा। और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 7.80% है। आते हम लोग नेक्स्ट पेज पे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा भारत में बेरोजगारी को मापने के लिए 3 अवधारणा विकसित की जो निम्नलिखित है। पहला, समान सिद्धांत के आधार पर व्यक्ति के दीर्घकालीन बेरोजगारी को दर्शाता है। दूसरा, साप्ताहिक सिद्धांत के आधार पर व्यक्ति के 7 दिनों के बेरोजगारी को दर्शाता है। दैनिक सिद्धांत के आधार पर व्यक्ति के प्रत्येक दिन की बेरोजगारी को दर्शाता है। उपरोक्त तीनों सिद्धांतों में सर्वोत्तम माप दैनिक सिद्धांत के आधार पर माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग भारत में बेरोजगारी के कारण। क्या कारण है भारत में इतनी बेरोजगारी है। एक तो जनसंख्या अधिक है तो बेरोजगारी होगा भी। दूसरा, कुछ लोग के मन में आता है कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। और मैं तो अपने स्टूडेंट को, ऑफलाइन स्टूडेंट को यही राय देता हूँ, कोई काम नहीं है ट्यूशन कोचिंग पढ़ाओ यार, जब तक सर्विस नहीं लग जा रही है। कुछ काम भी करो तो उसी से रिलेटेड काम करो जो एजुकेशन संबंधित हो। अगर नौकरी की चाहो तो ट्रैक बदल के काम मत करो। और आप सबसे भी मैं कहता हूं, अगर जो लोग इच्छुक हैं, कुछ खाली काम करना चाहते हैं, और जो लोग काम कर भी रहे हैं, जैसे जो लोग स्कूल में भी पढ़ाते हैं, एग्जाम डेट घोषित हो जाए, तैयारी किए रहिएगा, सीधे छुट्टी ले लीजिएगा 2-3 महीने का, या छुट्टी लेने में आनाकानी करे तो अब क्या किया जाए इसके लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि बेरोजगारी कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी के निम्नलिखित कारण है। 5 ऑप्शन है। पहला, रोजगार की योजनाओं की असफलता, रोजगार की योजनाओं की असफलता। दूसरा, आर्थिक विकास की धीमी गति। तीसरा, दोषपूर्ण भारतीय शिक्षा पाठ्यक्रम। चौथा, शिक्षा में तकनीकी शिक्षा का अभाव। 5वां, किसानों की कृषि में पिछड़ा होना। और ये पॉइंट याद रखिएगा, जून 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान को आपस में मिलाकर एक संगठन यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन बना दिया गया, जिसे रंगराजन समिति के आधार पर बनाया गया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 131वां है, ये याद रखिएगा। इसी के साथ जो है ये बेरोजगारी का चैप्टर समाप्त किया गया। अब आपको इसके बाद नया चैप्टर, इसके बाद जो चैप्टर रहेगा वो आयकर रहेगा। जल्दी वो वीडियो आ जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।